बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से। सबसे पहले मैं अपनी दोनों बहनों का परिचय करवाना चाहूंगी जो आज हमारे साथ हैं यहाँ पर। फर्स्ट, सिस्टर निधि जोशी, who is working as a commercial manager in reputed multinational company, and she is also a strong support of Proudest Blog of India. The other one, Sister Amrita. By profession, she is a life counselor, neurologist, graphologist, and entrepreneur of Amrita Bee Collection. आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक गंभीर समस्या को लेकर। ये समस्या गंभीर ही नहीं, अत्यंत पीड़ादायी और कष्टदायी भी है। जी हाँ, हाथरस की घटना। मैं इस घटना के विवरण में नहीं जाऊंगी। ये घटना का विवरण देते हुए भी मैं अत्यंत कष्ट का अनुभव करूंगी। इसलिए इस घटना उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे पीड़ा पहुंची, क्या क्या उसके साथ घटना घटी, ये सब हमारी मीडिया अच्छी तरह आपको बता रही है। तो मैं इस घटना के विवरण में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन आज से दिसंबर 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, जो अपने आप में बहुत ही भयानक था, उस वक्त जन समूह जिस तरह से सड़कों पर उतर आया था, दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई थी। ऐसा लगने लगा था कि फिजा अब बदल रही, ऐसा लगने लगा था कि अब जन जागृति आ रही है, अब हम स्वच्छ और सुरक्षित हवा में सांस ले सकेंगे। हमारे भाई बंधु अपने नैतिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसका वहन करेंगे। लेकिन सारी उम्मीदें, सारी आशाएं भरी की भरी रह गई। क्या ये घटनाएं सिर्फ सनसनी है? एक सनसनी की तरह कुछ दिन तक रहेंगी, हमारे वैचारिक आभोग बनकर कुछ दिन तक बनी रहेंगी, फिर सब अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। ये घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और आज ये हाथरस की घटना, ये घटनाएं, इस तरह की विभत्स घटनाएं आज समाज के विकृत रूप और मानवता की विवशता को उजागर करके रख दिया है। सभी कहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, अभी तो उनको सजा मिली थी, फिर ये हाथरस की घटना कैसे हो गई? हम समस्या पर चर्चा करते हैं, समस्या के सतही निवारण की बात करते हैं, लेकिन समस्या के रूट कॉज पर, समस्या की जड़ पर में हम नहीं जाते हैं। जब तक हम समस्या की जड़, प्रॉब्लम के रूट कॉज पर नहीं जाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका निवारण, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ चर्चा या परिचर्चा नहीं है, ये एक शुभ परिवर्तन के लिए सकारात्मक कदम की शुरुआत है। हम जानना चाहेंगे, इन्हीं विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिस्टर निधि के पास चलेंगे। सिस्टर निधि जोशी, जो पेशे से कॉमर्शियल मैनेजर है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह की आज ये जो प्रेजेंट मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी, उसमें जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो बहुत आम हो चुकी है, कहीं डर है मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज बाद में एक इसको एज इट इज एक्सेप्ट ना कर ले कि हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है, इस तरह की विभत्स घटनाएं, ये जो यौन शोषण हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, इसके पीछे क्या कारण है? प्लीज निधि जोशी।
बात को बहुत ही सराहूंगी कि आपने जैसे कहा कि इसके मूल कारण को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम सिर्फ रिएक्शंस देख रहे हैं सोसाइटी में, तो रिएक्शन बेस्ड सॉल्यूशन आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो रिएक्शन पे नहीं जाना है, हमें मूल कारण पे जाना है और मूल स्तर पर काम करना है। तो उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं इसी उद्देश्य को लेकर। तो जैसे आपने कहा कि समाधान क्या है, देखिए समाधान तुरंत नहीं है, मतलब आप मैं कारण जानना चाहती हूँ। सॉरी यस, कारण जो है, इसके मूल कारण को जानना पहले बहुत जरूरी है। कई लोग कह रहे हैं, अभी मैं रिएक्शन वाली बात कर रही हूँ, तो रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़कियां रात को बाहर घूमती हैं, लड़कियों ने इस तरीके से कपड़े पहने होते हैं, या लड़कियां, सारा दोष लड़कियों पे मना जा रहा है। तो ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है जिसकी वजह से रेप हो रहे हैं। तो इसके मूल कारण हमें पहले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोगों को ये बहुत जरूरी है समझना कि कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं व्यवस्था की बात करूंगी। जो आज व्यवस्था जो है वो है भौतिकवादी, भौतिकवादी अर्थात पूंजीवादी। तो जो व्यवस्था, जो सिस्टम जिसमें हम जी रहे हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था है, और आप दूसरे शब्दों में कहो तो भौतिकवादी है। तो जब भौतिकवादी व्यवस्था है, जब सिस्टम पूरा भौतिकवादी है, तो जो वहां से जो विचार ड्राइव हो रहा है, जो वहां से एक थॉट आ रही है लोगों के अंदर, सिस्टम बेस्ड है, तो वो भी भौतिकवादी है। तो आप देखेंगे आज के इस समाज में हम हर स्तर पर भौतिकवादी का जो गुण है वो ज्यादा प्रबल देखेंगे लोगों में। भौतिकता होना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तो भौतिकवादिता पे अत्यधिक जोर दिया गया है। पहली चीज ये व्यवस्था की बात हुई, वहां से हमने विचार की बात की। अब व्यवस्था ऐसी है कि जो हमारी सरकार है, जिसको शायद सरकार क्या है, गवर्न करती है ना सरकार, गवर्नमेंट इज टू गवर्न। तो जब गवर्नमेंट ही जो है वो आज इस कैपिटलिस्ट जो लोग हैं इनसे चलाई जा रही है, तो जो सरकार भी जो काम कर रही है वो पूंजीवादी लोगों के लिए काम कर रही है। वहीं से फंडिंग आती है, उन्हीं के लिए काम होता है, उन्हीं से सरकार चलाई और बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि लड़की की बात हो रही है, सरकार और व्यवस्था पे कहाँ पे आ गए, मूल कारण की बात हो रही है। तो मूल कारण को जानने के लिए पहले बेस को समझना बहुत जरूरी है। तो जब सरकार पर आते हैं तो सरकार क्या चाहती है, अब जब वो पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है तो उनको स्ट्रक्चर तो तैयार करके देना होगा, प्लेटफॉर्म तो तैयार करके देना होगा पूंजीवादियों के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए, मैं इसको 4 स्तर पर डिवाइड करूंगी। सब बराबर कारण है, कोई छोटा या बड़ा कारण नहीं है, लेकिन मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी एक स्तर से, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, लेकिन स्तर एक ही है, सब एक समान है। तो पहला स्तर मॉरल एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा का आधार है वो मैटेरियलिस्टिक है। तो आप अगर आप देखेंगे उसको भी जो शिक्षा दी जा रही है वो मैटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। उसको भी, मतलब अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का, लेकिन उनके मन में भी अपनी टीचर को देखने के लिए एक सम्मान पैदा नहीं हो रहा है। तो कोई मॉरल एजुकेशन नहीं है। ओके, सेकंड, उसमें अध्यात्म नहीं है। मॉरल एजुकेशन के बाद में आध्यात्मिकता की बात, क्योंकि मॉरल एजुकेशन लोगों में एक नॉर्मल है कि पता होना चाहिए, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो कई लोग उससे अनभिज्ञ होंगे। तो कोई भी जो मोरालिटी का जो आधार है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है आज की हमारी एजुकेशन में। ह्यूमैनिटी नहीं है एजुकेशन में। अगर आप देखेंगे शिक्षा का जो कंप्लीट, जो पूर्ण आधार है वो भौतिकवादी है। मनुष्य को कल को क्या बनना है, कैसे पैसे कमाने हैं, आर्थिक और पार्जन, आर्थिक रूप से वो कैसे शक्तिशाली बनेगा, उसके आधार पर शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ही बोलूंगी। उसके बाद हमारा आता है, क्या कहते हैं, जो डिवीजन है क्लासेस में, जो हमारा क्या कहते हैं, जो इमोरल एक्टिविटीज जो चल रही हैं, आप देखेंगे लोगों को, क्योंकि मॉरल बिल्कुल डाउन है, दे आर मोर इंडल्ज इन लिक्विड, नशे की लत लगी हुई है, सेक्स, और आप देखेंगे इसके अलावा डिवीजन क्लासेस में कितना है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को इन चीजों में लगा रखा है, बिजी कर रखा है, लड़ो
बिजी रहो इन चीजों में, आगे आप ऊंचा सोच नहीं सकते हो। लोगों को इसमें इंडल्ज कर दिया तो लोग कैसे सोचेगा, इतना बड़ा महान तो सोच ही नहीं सकता ना। अब इस पे आ जाइए आप, अब क्योंकि औरत की बात हो रही है, ऑब्सैनिटी, जो ऑब्सैनिटी है, जो अश्लीलता है, वो डिमांड में है। कोई भी आज का जो युवक है, मैं कह रही हूँ छोटा बच्चा भी है ना, वो स्टार बनना चाहता है। वो कैसी लग रही है, उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, वो मतलब दे वांट टू बिकम लाइक, मतलब वो अपने आप को हीरोइन बनना चाहते हैं। कोई अपने आप को कोकिला नहीं बनना चाहता कि कोई कहे कि मैं रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहूंगी, कोई नहीं कहेगा। एवरीबॉडी वांट, जो आज के बच्चे हैं वो ये हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। क्यों? व्यवस्था ऐसी बन गई है। तो आप देखेंगे आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। ऑब्सैनिटी है, अश्लीलता है, नग्नता है, पोर्नोग्राफी है, क्या कहते हैं, आप देखेंगे मीडिया में, मैगजीन्स में, सिनेमाज में, इट्स नॉर्मल, इट लुक्स नॉर्मल इफ देयर इज अ सेक्सुअलिटी दे आर प्रेजेंटिंग। अब दूसरी बात देखेंगे, जो औरत है, औरत को कैसे दिखाया जाता है। आप कोई भी, मैं कह रही हूँ 90% मूवीज में, आई एम नॉट सेइंग ऑल द मूवीज, बट 90% मूवीज में वुमेन को एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया है, उसको एक वस्तु, मनोविनोद की वस्तु के रूप में दिखा रहे हैं। बस औरत का काम क्या है, यही है बस। तो जब इस तरीके से आप लेडीज को दिखाएंगे, उसका 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 सामाजिक मूल्यांकन भी खत्म, उसका व्यक्तिगत मूल्यांकन भी उन्होंने बिल्कुल नीचा गिरा दिया। और जो औरत का मूल्यांकन है इतना घटिया कर दिया गया है जिसका कोई हिसाब। जबकि हमारा अगर अपने दर्शन की बात करें तो हमारे लिए नारी पूजनीय है, माता तुल्य है, जननी है, वो जिसने सृष्टि का निर्माण किया। क्या इस तरीके से आज हमारे समाज में इस तरीके की महिला को कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे बताइए, कहीं आप देखते हैं कि महिलाओं को सम्मान तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है? नहीं। आज का जो बच्चा है, मैं जननी की बात करूं, किस तरह से देखता है अपने अपनी अपनी जो उसके साथ को स्टूडेंट है या को वर्कर है, हाउ दे फील अबाउट विमेन। I am also working in a MNC. I know that how they feel about women, what they discuss women. So this is what it is happening in our society. Now these people are coming and saying that it is happening wrong, but we are the part of that wrong deeds. हम उसके खुद, क्योंकि हम उस चीजों में शामिल हैं, तो हमें इन चीजों की जड़ तक जाने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा, कोई मोरालिटी नहीं है, जो ऑब्सैनिटी है, अश्लीलता है, बिल्कुल खुले बाजार में बिक रही है, क्योंकि इससे पैसा कमाया जाता है। ये खुलेआम बड़े आसानी से बिक जाता है, लोगों को पैसे से मतलब है। एक डायरेक्टर की बात करें, उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि क्या कहते हैं, आप तो पहले बहुत ही अच्छी और एक समस्या पे बनाते थे, मतलब आप जो समाज में जो समस्याएं चल रही है उस पर आपकी मूवीज बनती थी, आज आप कुछ और ही दिखाते हैं। तो उसने कहा भैया यही बिकता है तो मैं क्या करूं, मुझे तो पैसे से मतलब है। तो सोचिए, जो समाज को दर्पण दिखाने वाली चीजें हैं, या जो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो समाज का दर्पण बने, वो आज खुले में इसे बेच रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? मनी, मैटीरियलिस्टिक। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आप ये तीसरी जो मैंने बोला, लोगों को इंडल्ज करना नशे में, सेक्स में, अदर एक्टिविटीज जो उनको डाउन करके रखे, उनके मॉरल को बढ़ने ना दे, उनके अंदर ये भावना ही ना पैदा हो कि ये गलत हो रहा है सोसाइटी में, उसके खिलाफ आवाज उठा सके, उस तरीके से लोगों को उसमें डाला हुआ। चौथी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इमोरल लीडरशिप, अनैतिकवान जो नीतिवादी लोग हैं, आज आप देखेंगे राजनीति जो है भ्रष्टाचार, कपटाचार, दुराचार का प्राय बन चुकी है। अगर आपको कोई कहे कि आप राजनीतिज्ञ, आप अपने आप को अशेम फील करेंगे, अरे नहीं भैया पॉलिटिक्स से हमें दूर रखो, हम नहीं जाना चाहते पॉलिटिक्स। क्यों ऐसा बन गया है? राजनीति मतलब होती है, जो सबसे उत्तम नीति है वो राजनीति होती है। आज आप राजनीति को कितना गलत रूप से उसको दिखाया जा रहा है, या मतलब उसको दृष्टांत, मतलब उसका राजनीति को एकदम नीचे गिरा दिया गया है। तो जो हमारे राजनेता हैं वो इतने अनैतिक हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं, आचरण के स्तर पर, चरित्र के स्तर पर, जो उनका कार्य है, कार्यशैली के स्तर पर, सब जगह। क्योंकि आप देखेंगे जो संवेदना होती है, वो चेतना जो होती है, वो बिल्कुल खत्म है इन लोगों में। तो ये जो इमोरल लीडरशिप है, ये एक बहुत बड़ा कारण है
आज हमारे समाज का जो इतना जो अमानवीय स्तर आ गया है। तो जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि दर्शन सही है, हमारी बातें सही है, लेकिन अगर जो आदमी है अगर वो एथिकल नहीं है, वो नहीं सही है, तो दर्शन क्या कर लेगा। तो मनुष्य में जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो होना बहुत जरूरी है ना। तो ये इमोरल लीडरशिप है, करप्शन है, जो इन्होंने लोगों को बांट दिया है, कास्ट में, क्रीड में, कलर्स में, लैंड में, भाषा में, इतना बांट दिया है, लोग एकजुट होंगे ही नहीं। उनको पता है जिस दिन एकजुट हो गए उस दिन इनकी खैर नहीं है। तो है ना, तो ये जो लोग हैं, यही लोग इन चीज, आप देखिए जो संसद में बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। तो लीडरशिप देखिए ना, तो बात ये है कि आदमी का जो मॉरल है बहुत नीचे स्तर तक आ चुका है। कारण तो बहुत है, लेकिन आदमी जो है ना, मनुष्य रहा नहीं, मनुष्य रहा नहीं। मनुष्य को उठाना है, चाहे वह लड़की है चाहे वह लड़का है, इन दोनों को मनुष्य बनाना है। उसके बाद मतलब ये कारण, मूल कारण है जो आज हमारे समाज का इतना बड़ा विघटन है। तो ये सारे मूल कारण हैं दीदी, जो मैं समझती हूँ इन सब पे काम हो। उसके अलावा डेफिनेटली हमारा जो कानून है वो लागू हो, कठोरता से लागू हो, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो। और क्या कहते हैं, मतलब नहीं हो रहा है ये भी। आप देखिए ना, हाथरस में क्या हुआ, पुलिस और प्रशासन दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। 144 धारा लगा दी, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, कैंट बन गया है वहां पे। तो क्या है ये, वही तो है इमोरल लीडरशिप है। तो दीदी ये मेरी तरफ से है कि ये मूल कारण है, इनको जानना बहुत जरूरी है। और अगर इस स्तर पर जब हम काम करेंगे तब क्या कहते हैं, इन चीजों से हम दान मिल सकता है। थैंक यू दीदी, दिस इज व्हाट। थैंक यू सो मच निधि। और आपने बहुत सही बात कही कि ये जो भौतिकवादी विचारधारा है और उसके द्वारा पोषित ये जो भौतिकवादी व्यवस्था है, जो ये भौतिकवादी मानसिकता, ये जो प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से ये दुष्परिणाम सामने, जिसका ये दुष्परिणाम है कि ये इस तरह की विभत्स घटनाएं सामने आती हैं। और जिस लीडरशिप को ये सब चीज संभालना चाहिए, जिस लीडरशिप को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, वो लीडरशिप ही जब भौतिक स्तर पर गिरी हुई है, उस लीडरशिप के सामने ही जब कोई विजन नहीं है, तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये जो मानसिकता है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो, इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार पूरी व्यवस्था है। अमृता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में एक अपराधी को, जो इस तरह की विभत्स घटना जो घटती है, उसमें उस अपराधी को सजा दे देने मात्र से ही अपराध खत्म हो जाएगा? आप एक लाइफ काउंसलर हैं, बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं, आप लाइफ काउंसलर हैं, आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। तो प्लीज आप बताइए कि ऐसा हो सकता है कि एक अपराधी को सजा दे दी जाए तो अपराध खत्म हो जाएगा? प्लीज। सब आ रही है मेरी आवाज? हेलो दीदी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, देखिए, सजा की बात आती है और जब इस तरह की घटना होती है, तो जो लोग सिर्फ फिजिकली ऐसी घटनाओं को देखते हैं, उनके लिए उन्हें लगता है कि ऐसी घटनाओं के कारण या दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं, वो चाहे छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, मानसिक हो या शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह का जो गुनाह होता है, क्राइम होता है, उससे हमें लगता है कि सिर्फ एक आत्मा को नुकसान हो रहा है। अगर हम एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, रैशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी, इन सभी में बिलीव करता है, ये सब को अच्छे से समझता है, आप उससे पूछेंगे तो उसका जो नजरिया होगा ऐसी घटनाओं को देखने का,
उसके लिए सिर्फ एक आत्मा का ये गलत नहीं हो रहा है, एक के साथ गलत नहीं हो रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है उस आत्मा को तो जो भोगना पड़ा वो तो भोगना पड़ा, उसके साथ साथ जो गलत कर रहे हैं उनका भी भविष्य कोई उजाले में नहीं है, उनका भी भविष्य अंधकार में ही है। तो जब तक हमारी ये मानसिकता हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि जब ऐसी कोई भी गुनाह होता है या इस तरह की कोई भी घटना होती है तो नुकसान एक का नहीं होता है। हाँ, जिसका नुकसान हुआ है उसको उस वक्त तकलीफ मिली है और जिसने नुकसान किया है उसको कुछ समय के बाद तकलीफ मिलेगी। कानून सजा दे दे तो एक अलग बात है, कानून अगर सजा ना दे पाए, क्योंकि आजकल हर तरह की व्यवस्था, हम जैसा निधि दीदी ने भी बताया कि व्यवस्था में ही कमी है, व्यवस्था में भी कमी है और बहुत बड़ी कमी है। बिना किसी के सपोर्ट के कोई भी ऐसा क्राइम होता नहीं है और इस सपोर्ट का जो जरिया है वो कई तरीके का हो सकता है। उसका एटमॉस्फेयर, जो भी व्यक्ति ऐसे गलत काम करता है उसका बचपन से लेकर जब भी वो जो भी उम्र होती है उसकी ऐसी घटना करने की, उस उम्र तक की उसके जितने भी सोर्स ऑफ एजुकेशन है, उसका एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं एक क्रिमिनल को बनाने में। व्यवस्था, उसका अपना माहौल, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी फैमिली से उसको क्या एजुकेशन मिल रही है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। ये सारी चीजें एक क्रिमिनल को बनाने में पूरी सपोर्टर होती हैं। तो जब तक ऐसे क्रिमिनल्स को किसी तरह का सपोर्ट नहीं होता वो तब तक ऐसा क्राइम करने की सोचते नहीं है और इतने बड़े हद तक गुनाह हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट होता है। मानसिक साइकोलॉजी, आप मेंटल उसकी साइकोलॉजी कहें और उसकी व्यवस्था, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जब कोई गुनाह हुआ तो उसको सजा तो मिलेगी, उसने एक गलत एक्शन किया है तो एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, चाहे ये दुनिया की कानून उसको दे पाए या ना दे पाए, एक दिन प्रकृति तो उसको उस एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो घटना, कोई भी गुनाह होता है तो उसकी सजा तो उसको मिलनी ही है, चाहे उसको वो कानून दे दे। और कानून को अगर लोगों को लगता है कि रुपयों से खरीद के हम हेर फेर कर सकते हैं, तो कानून अगर ना भी दे पाए तो प्रकृति एक दिन उसको इस बात की सजा तो मिलेगी, वो उसके खाते में आई है। लेकिन हम इंतजार करें कि ऐसी घटनाएं होए और उसके बाद हम सजा की मांग करें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस तरह की घटनाएं रुके। हमें इसके जड़ पर इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों है, ऐसी घटना होती ही क्यों है कि हमें किसी के लिए फांसी की मांग करनी पड़े या हमें किसी को सजा दिलाने की बात करनी पड़े, ऐसी घटनाएं होती ही क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सजा देना, भाई किसी ने गुनाह किया है तो सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन सजा दे देना ही किसी समस्या का हल नहीं है। सजा तो उसको मिलेगी लेकिन सजा दे देना ही किसी गुनाह को रुक जाने का जरिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले दिल्ली केस के 4 अपराधियों को जो फांसी की जो सजा मिली, अगर सच में सजा दे देना ही निवारण होता तो उस घटना के बाद, उस सजा के बाद, फांसी की सजा से बड़ी और क्या सजा हो सकती है। वो फांसी की सजा देने के बाद भी कितनी घटनाएं हुई है। हाथरस वाली को तो आज सब लोग शोर मच गया है, इस हाथरस घटना से भी पहले और उस फांसी की सजा के बाद इस दौरान भी कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो सिर्फ सजा दे देना ही हमें मांग करने की जरूरत नहीं है, हमें अब तो पूरी तरह ये सोचने की जरूरत है कि हमें एक एक कारण, चाहे वो व्यवस्था के कारण है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में कमी के कारण है, चाहे वो फैमिली का जो भी एजुकेशन सोर्स है, या एक इंसान को, एक व्यक्ति I think we lost her. I mean, I'm not able to hear her. लगता है
या लगता है नेटवर्क इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। कोई बात नहीं दीदी, उनका ऐड ऑन जब तक या बिल्कुल तो मेरा भी यही मानना है कि केवल सजा देने से अपराध कम नहीं होंगे। सजा इज अ पार्ट, सजा एक भाग है, लेकिन सिर्फ सजा से ये खत्म नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अगर आप फांसी की सजा दे देंगे तो क्या होगा, बलात्कारी बलात्कार के स्पॉट में उसको मार देगा, अच्छे से मार देगा जिसके साथ उसने कुकर्म किया, ताकि वो बोलने के लायक ही ना रहे। ये तो और अभी तक तो बलात्कार, उसके बाद मार हत्याओं की ज्यादा वारदात आपको केसेस मिलेंगे। तो लोग चतुर है ना, चालाक हैं, तो ये लोग इस तरीके के आप काम कर रहे हैं। ये तो बच गई हाथरस वाली, भगवान ने इसको थोड़ा समय दिया तो ये बाहर निकल के आया, वरना इसने मार देना तो इसका वहीं पे हो जाना था। तो कई चीजें हैं, पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन परमात्मा के आगे नहीं चलता ना। तो ये आना था लोगों के सामने, तो ये बच गई। इसको थोड़ा समय दिया भगवान ने कि ये आए, समाज में आए, इसका केस सामने आए और लोगों को पता लगे। कई केसेस है दीदी जो आते ही नहीं। आप समझिए, जिस औरत के साथ बहुत ही अमानवीय, एक ही कहते ना कि भयंकर स्तर पर अमानवीय घटना हुई, तब जाके ये केसेस ये होता है। वरना कैसे इतनी वारदात हैं, ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो महिलाएं तो शर्म के मारे छुपा देती है, पहले तो आती ही नहीं है आगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है, ये एक विकृत मानसिकता का परिणाम है। करेक्ट। और ये विकृत मानसिकता कमोबेश पूरे समाज में व्याप्त है। ये किसी व्यक्ति में कम, किसी व्यक्ति में ज्यादा, पर ये है। इसमें जो घटनाएं विकृत मानसिकता के दुष्परिणाम स्वरूप होता है, उस घटना के लिए सिर्फ शरीर को नष्ट कर देना, किसी के शरीर को नष्ट कर देना, यही सिर्फ काफी नहीं है। वो मानसिकता तो एज इट इज बनी हुई है, वो मानसिकता तो जीवित है, जिंदा है। जरूरत है इस विकृत मानसिकता से समाज को मुक्त कराने की। और ये विकृत मानसिकता की जननी अमृता, आपको सुनाई दे रहा है? जी दीदी, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, अब विनीता दीदी हो गई है कनेक्ट, आई थिंक। ये भोगवादी व्यवस्था, ये भोगवादी विचारधारा, हाँ, नेटवर्क इशू हुआ था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, या विकृत मानसिकता होती है, और इस विकृत मानसिकता का ये दुष्परिणाम है इस तरह की विभत्स घटनाएं। अमृता, आई होप यू आर कनेक्टेड वेल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। व्यक्ति के सकारात्मक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के अभाव की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये जो विभत्स घटनाएं हैं, इसमें ऐसा देखा गया है कि अशिक्षित लोगों के साथ शिक्षित लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। अभी कुछ दिन पहले जो मीटू मूवमेंट हुआ था, उसमें कुछ लोग सामने आए थे, उन लोगों ने कहा कि उनके साथ किस तरह से शोषण हुआ। और ये मूवमेंट जो है, वो सो कॉल्ड तथा कथित पढ़े लिखे लोग, तथा कथित जो लोग अपने आप को क्लासी कहते हैं कि हम एक क्लास के हैं, हम एक क्लास मेंटेन करते हैं, उनकी पोल खोल कर रखी। ऐसे में इस तरह की विभत्स घटना को रोकने के लिए शिक्षा अपनी उपयोगिता कैसे सिद्ध कर सकती है? शिक्षा कैसे प्रभावी हो सकती है इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए? अमृता, आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक अमृता अगेन डिस्कनेक्टेड। निधि, अगर आप कुछ बता सके तो तब तक अमृता भी आ जाएंगे। तो दीदी, शिक्षा तो मूल समाधान है
इस समस्या का, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित का मतलब वो शिक्षा नहीं कह रही जो हम आज की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षित का मतलब, मेरा मतलब है कि व्यवहारिक जीवन में वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, और जो वैचारिक रूप है उसमें तो है ही नहीं। और जब वैचारिक आदमी अगर हो भी जाए, अगर व्यवहारिक रूप में नहीं है, तो वो शिक्षा पूर्ण नहीं है। तो शिक्षा तो बहुत बहुत उपयोगी है। तो शिक्षा में, जैसे मैंने पहले भी बताया कारण में, नैतिक शिक्षा। तो आज जो शिक्षा है, जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी आप देखेंगे 45 साल पुराना वाला इन्होंने जो कोर्स है रिवाइज कराया, लेकिन उसमें निकला क्या? अगर आप उस शिक्षा की बात करें तो सारा भौतिक आधार है। तो शिक्षा में अभी भी आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले भौतिक आधार, ठीक है, भौतिक चीजें, क्योंकि भौतिकता को हम हटा नहीं सकते कि मनुष्य को आर्थिक उपार्जन भी करना है, मनुष्य को अपनी जो क्या कहते हैं जरूरतें हैं, फिजिकल जो जरूरतें हैं, चाहे वो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, वो सब चीजें के लिए उसको डेफिनेटली उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा, मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। मनुष्य बनना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले मनुष्य बनना है। तो उसके लिए पहले जो मानवतावाद है, जैसे श्री आनंद मूर्ति जी पे हम अभी लाइव हैं, तो श्री आनंद मूर्ति जी ने जो एक नव्य मानवतावाद का जो हमें एक कहते हैं अभियान दिया, हाँ, तो वो उस बेसिस पे अगर शिक्षा दी जाए तो आज मनुष्य का और समाज का और संपूर्ण मानव समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो नैतिकता, तो जैसे हम कहते हैं कि इसके बेसिस पे 4 स्तंभ है एजुकेशन के: ह्यूमैनिटी, रैशनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी। तो जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो वह मानवता बेसिस हो जाता है, जिसमें मैं नव्य मानवतावाद, यानी कि सिर्फ मनुष्य नहीं, पूरे जीव कल्याण के लिए जो व्यवस्था हो। तो मनुष्य के अंदर जब ये, क्योंकि फीलिंग आएगी ना, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटी, जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। मनुष्य सबसे बुद्धिमानी प्राणी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है इस यूनिवर्स में, इस विश्व ब्रह्मांड में। तो यह फीलिंग मनुष्य में आना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जब हम मानवता की बात करते हैं ना दीदी, तो यहाँ पे लोग मानवता से मतलब इनका होता है ह्यूमन से, लोगों से। तो उनकी सोच को और बड़ा करना है, तो वो जो मानवतावाद है, वो ह्यूमैनिटी है, उस बेसिस पे शिक्षा हो। दूसरी चीज जो हमारी, जैसे मैंने बोला, रैशनैलिटी, युक्तिपूर्ण, संगतपूर्ण, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग लोगों की डेवलप्ड हो, रैशनल थिंकिंग डेवलप्ड हो। आज लोग क्या है ना, ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग, ब्लाइंडली, दे डोंट गो टू द रीजन, दे डोंट गो टू द रूट कॉज ऑफ एनीथिंग, दे डोंट फॉलो द लॉजिक। वाई ये इतना, जो मैं यहाँ पे ज्यादा, लेकिन ये जो जातिवाद या धर्म पे जो लड़ाइयां हो रही हैं, मूल कारण कहाँ जा रहे हैं? इरैशनल है कंप्लीटली, कोई युक्ति संगत नहीं है। क्या ये इनको आर्थिक जीवन, आर्थिक फ्रीडम दे देगी, इकोनॉमिक फ्रीडम दे देगी ये चीजें? उनके घर में रोजी रोटी आ जाएगी इन फालतू की लड़ाइयों से? कभी नहीं आएंगी। उनका परिवार, उनका समाज नीचे जा रहा है। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये रैशनैलिटी लोगों में आना बहुत जरूरी है। रैशनैलिटी बिल्कुल गायब है। इसके बाद मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी, यानी आध्यात्मिकता और नैतिकता। तो आध्यात्मिकता, नैतिकता दोनों आपस के पर्याय हैं। ये जो यम नियम हम बोलते हैं, ये लोग, खैर कितने लोग जानते हैं आई डोंट नो, बट ये जो यम नियम हैं योग के, ये प्रैक्टिकली हो, ये सिर्फ रामदेव जी आके ना बताएं हमें, है ना? तो यम नियम को प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ में कैसे लाना, ये शिक्षा का आधार हो, यह शिक्षा का आधार हो। तो जब यम नियम आएगा तो लोगों में मोरालिटी भी आएगी और आध्यात्मिक मोरालिटी भी आएगी, आध्यात्मिक नैतिकता भी आएगी। तो ये जब 4 चीजें शिक्षा में इंट्रोड्यूस होंगी, इसके अलावा जो आज टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक युग है, डेफिनेटली इट हैज टू बी देयर। लोग क्या करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिकता को नहीं मानते हैं, नो, इट्स रॉन्ग। वैज्ञानिकता ही तो है हर चीज का आधार, हर चीज को युक्ति संगत हमें समझना है। तो रैशनैलिटी, ये जो मानवतावाद, पहले जो मानव बनाने की जो प्रक्रिया है, ये एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हो, प्लस जो वैज्ञानिक, जो हमारा जो साइंटिफिक, जो साइंस टेक्नोलॉजी है, उसका उसमें निर्माण हो।
तो डेफिनेटली अगर शिक्षा होगी, अच्छी होगी, मानवतापूर्ण मतलब मानव मूल्यों पे होगी, नैतिक मूल्यों में होगी, तो आप देखेंगे जो आज का जो बच्चा है कल को बहुत ही समाज कल्याण में इतना बड़ा योगदान होगा और हमारा जो समाज है वो एक नव निर्मित हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ही डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक अमृता आई थिंक अमृता थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, उनका कोई नेटवर्क इशू चल रहा है उनका, समटाइम मेरे साथ भी ये हो रहा है, बट या आपने बहुत अच्छा कहा कि शिक्षा आज जो है वो मैटरलिस्टिक है, मैटरलिस्टिक एजुकेशन है, भोगवादी सेम वही भोगवादी व्यवस्था है तो वही एजुकेशन है। लेकिन मनुष्य जो है वो सिर्फ उसकी भौतिक आवश्यकताएं ही नहीं है, मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। अगर हम मनुष्य को सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित रखेंगे तो यही होगा जो आज हो रहा है, क्योंकि उसका माइंड कहीं और एंगेज हो ही नहीं पा रहा है, उससे ऊपर उठकर सोच ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, कुछ व्यवस्था ही नहीं दी गई जहां मनुष्य अपनी मानसिक उन्नति कर सके, आध्यात्मिक प्रगति कर सके। जब तक मनुष्य के इन त्रिस्तरीय आवश्यकताओं को, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिस्तरीय आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं होगी समाज में, तब तक मनुष्य ऐसे ही दिग्भ्रमित रहेगा, अनैतिक कार्य करता रहेगा और हम एक नैतिक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो शिक्षा जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो शिक्षा व्यवस्था, ये जो 4 स्तंभ आपने कहा, बहुत सही कहा, ह्यूमैनिटी, रैशनैलिटी, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन तत्वों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए समाज में, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें इन तत्वों को प्रोत्साहन मिले, एक विवेकपूर्ण चिंतन डेवलप हो, जिससे मानवता के कल्याण के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मनुष्य उसके बारे में सोच सके। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज मनुष्य जो है वो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद इसी में उलझा हुआ है, जबकि ये भ्रम है। इन सब से ऊपर उठ करके मनुष्यत्व का परिचय दीजिए और मनुष्य से संबंधित जो मूल समस्याएं हैं वहां ध्यान दीजिए, वहां क्या हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, इन सब चीजों में फंसा सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि आप इसमें फंसे रहें और वो अपना काम करते रहें। ये पूंजीपति, ये राजनेतागण अपना काम करते रहें, आपको बेवकूफ बनाते रहे। कब तक बनोगे बेवकूफ आप? तो कभी अब जागृत होइए, ये समस्याएं हैं आपके सामने। मुआवजा दे देने मात्र से समस्या का हल नहीं होता। मुआवजा दे देने मात्र, मुआवजा देने का मतलब कि कमी है। सरकार अगर मुआवजा देती इसका मतलब सरकार की कमी है, अपनी कमी को ढकने के लिए वो ये मुआवजा देती है। तो ये जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो कोई भी व्यक्ति उस विकृत मानसिकता से ग्रसित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह की विभत्स घटना का उत्तरदायी नहीं होगा। फिर हमें किसी भी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा का डिमांड नहीं करना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जीवन के नैतिक स्तर को ऊंचा उठा सके, इस तरह की व्यवस्था बना सके जिससे ये समाज जो है, ये समाज का नैतिक स्तर उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारा जो हम ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या क्या समाधान है, क्या हम कर सकते हैं इस तरह की विभत्स घटनाओं को रोकने के लिए। हमको क्या हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरफ जो है ना कि हम जड़ तो समझ गए हैं कि उसका कारण क्या है, लेकिन अब उसके समाधान पर भी थोड़ी जानकारी दीजिए, थोड़ी चर्चा, एक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ दीदी, तो देखिए समाधान, जैसे अभी शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में परिवर्तन हो, शिक्षा इस मानवीय मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर, आध्यात्मिक बेस आधार पर शिक्षा दी जाए जी। दूसरी चीज जो है, क्या कहते हैं, जो ऑब्सैनिटी जैसे मैंने कहा, ये जो बिक रही है, इस पे कंप्लीट बैन हो। अश्लीलता, नग्नता, अर्धनग्नता, ये जितनी भी मीडिया में बिक रही है और जो विमेन को जो ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसका जो वस्तुकरण किया गया है, उसको बंद किया जाए। मनुष्य जो विमेन जो है वो सिर्फ एक डिस्प्ले की चीज नहीं है, उसको खड़ा कर दो और सामान बेचो।
ये जो आज की जो विचारधारा पैदा हुई है ना औरतों को लेकर, इसका मैं कठोर विरोध करती हूँ। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए मीडिया में, मूवीज में, सिनेमाज में, मैगजीन्स में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उन सब में इन सबको बैन किया जाए, कंप्लीट बैन। पोर्नोग्राफी बंद की जाए। आप देखिए ना, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, क्लिक कीजिए, आपके सामने हाजिर है। कुछ बचा ही क्या है समाज में? बच्चे तक गलती से कर देते हैं, लगा देते हैं। तो क्या ये क्या चीजें हैं? ये सब पे, इन सब चीजों पे बैन हो। देखिए अभी क्या हो गया ना, ये मानसिक भोजन हो गया लोगों का। आप देखिए मानसिक भोजन बन चुका है, लोग ये चीजें देख रहे हैं। और शिक्षा कैसी है आप देख रहे हैं, शिक्षा भी खराब, मानसिक भोजन भी खराब, और जो हम फिजिकल भोजन खा रहे हैं वो भी खराब। तो आप विचारों की या जो एक्शन होंगे वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? उसके लिए तो आप आध्यात्मिक, हम जो लोग आज बचे हुए हैं, मुझे इससे लगता है कि हम आध्यात्मिक आधार हमारा स्ट्रांग है। इसी वजह से समाज ने तो पूरी तैयारी कर रखी है हमें पशु से भी नीचे गिराने की। अगर आप देखेंगे ना, आप शेर के आगे वो उतना ही खाएगा जितनी उसको जरूरत है, उसके बाद वो नहीं खाता। लेकिन मनुष्य की बुद्धि कहाँ गई? हम तो दूसरे का भी खाए जा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये लेवल आ गया हम लोगों का। तो इस चीज पे जो मानसिक भोजन हमारा हो गया है, जो हम देखते हैं, हमारे आंखों का भोजन, हमारी मानसिक भोजन, इंद्रियाएं सिर्फ यही ग्रहण कर रही हैं। तो इस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। और जितनी भी प्रेरणादायक समाज को उत्थान के लिए जो लगाने वाले जो इश्यूज हैं या वीडियोस हैं या जो मूवीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। नैतिक मूल्यों पर आधारित सिनेमास को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को उसका हिस्सा बनाया जाए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर करना चाहे तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है। तो लोग आए, इस तरीके से हम समाज में करें, गलत चीजों को बैन करें और अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करें। तीसरी चीज है, हाँ, तो अब जो है नशा, अभी बॉलीवुड में क्या चल रहा है आप देखिए। बॉलीवुड का ये जो आया है, ये दुनिया को जानते हैं, लेकिन ये हाइप हो गया। दुनिया जानती है क्या होता है वहां पे, क्योंकि सिनेमा में जो दिखता है वही वो करते भी हैं, आप देखिए सबसे बड़ा सेक्स रैकेट बॉलीवुड। जैसे अभी किसी ने इंटरव्यू दिया, ड्रग्स, शराब छोड़िए, ड्रग्स, जो प्रोस्टिट्यूशन होता है, सेक्स, लड़कियां, ये वहां पे सप्लाई होती हैं, ड्रग्स और लड़कियां। क्या है ये? आप देखिए ना समाज, और यही लोग समाज का दर्पण बने हुए हैं, ये लोग रोल मॉडल बने हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो ये जो नशा सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, सब जगह है। अब जो हमारे रोल मॉडल है वैसा ही तो समाज बनेगा। तो क्या कहते हैं, आपका नशा कंप्लीटली बैन, कंप्लीट। सिगरेट, गुटखा, ये तो आप देखिए सरकार का तो ये आर्थिक कहते हैं ना पिलर है। सरकार डूब रही थी, हाँ, सरकार डूब रही थी, इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। पैसे कैसे आएंगे? तो सोचिए ना कैसी सरकार है, इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या देंगे लोगों को? तो ये चीजें बैन होनी चाहिए। ये चीजें जब बैन होगी, अगर सरकार को नहीं पता कि हम आगे कैसे, अब वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, भैया आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने किया क्या है? किया क्या है आत्मनिर्भर बनाने के लिए? हाँ, तो कीजिए लोगों को कि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात है, तो हम बताएंगे उनको, वो पीबीआई करके प्राउटिस ब्लॉक इंडिया है और प्राउट है, हम बताएंगे आपको कि कैसे आप आर्थिक और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये चीजें बंद कराइए समाज से। ये समाज का क्या कहते हैं, हरास कर रहे हैं, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर रूप से। अब आप क्या कहते हैं, जो शराब पीता है उसके घर का हालत देखिए कि उसके घर में लोग, महिलाएं या बच्चे किस तरीके से उत्पीड़ित हो रहे हैं, उसके कॉजेज देखिए ना। तो ये चीजों पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैं और ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ शिक्षा पे ही बदलाव ना हो, जो मतलब आध्यात्मिकता, जबकि कार्यालय हैं, जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं, जो हमारे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, सब जगह जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको थोड़ा सा मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दी जाए। उनको 20 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक देके स्पिरिचुअल टॉक्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मॉरल अवेयरनेस, हाउ वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी,
इस टाइप की एजुकेशन उनको दी जाए, तब जाके हम देखेंगे कि समाज में, क्योंकि बच्चों में तो आएगा शिक्षा के साथ, लेकिन जो युवक हो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पे भी तो काम करना है ना हमें, उनकी भी विचारों को बदलना है। तो जब हम देखेंगे शिक्षा में परिवर्तन आया, शिक्षा में आध्यात्मिक बेस आया, लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिल रही है, नैतिक अवेयरनेस मिल रही है। इसके अलावा जो हमारे मीडियाज हैं, मैगजीन्स हैं, या जो हमारे चलचित्र हैं, जो भी वीडियोस वगैरह हम देखते हैं, उसमें हमें सामाजिक प्रोत्साहन मिल रहा है, नैतिक मूल्यों पे वीडियोस आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तब हम देखेंगे हमारे समाज में एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, दृष्टिकोण ही बदल गया लोगों का चीजों को देखने का। तो ये चीजें बदलाव लाएंगी समाज में, और इसके साथ साथ डेफिनेटली कानून का कड़ाई से पालन हो। ये जो केसेस हो रहे हैं, ये जो हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, इट कैन बी डिक्रीज्ड एट अ ड्रास्टिक लेवल, but I would never say it will be completely stopped. Definitely कम बहुत हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग मानसिक बीमार भी होते हैं ना, तो बहुत ड्रास्टिक लेवल पे कम हो जाएंगे, बहुत ड्रास्टिक लेवल पे। समाज का जो आप देखेंगे, जो एक जो निर्माण होगा, वो बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर होगा। तो ये मैं समझती हूँ, ये समाधान ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मॉरल लीडरशिप, नैतिक नीतिवादी लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है। ध्रुवीकरण बहुत जरूरी है आज राजनीति में। जब तक मॉरल लीडरशिप राजनीति में नहीं आएगी, ये गंदगी बनी रहेगी। तो मॉरल लोगों को लेकर आइए, जिसके लिए प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया पूर्ण रूप से समर्पित है, कर्मनिष्ठ है, और उसका यही उद्देश्य है कि मॉरलिस्ट मस्ट बी इन पावर। नीतिवादी राजनेता, जागृत मतदाता, हमारा ये ध्येय है, पीबीआई का ये ध्येय है कि जो मतदाता है वो जागृत हो, उसे पता हो वो किसको वोट दे रहा है और क्यों वोट दे रहा है। ये करेगी। आजकल क्या है, भीड़ तंत्र बन गया दीदी, इट्स अ भीड़ तंत्र, इट्स अ मोबोक्रेसी, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो लोग जागृत ही नहीं है, और ये ना चाहते हैं राजनीतिज्ञ, ये लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग आज हमारे जो वोट बैंक है, जो इनका वोट बैंक है, ये जागृत हो, ये एजुकेटेड हो। क्योंकि जिस दिन वो एजुकेटेड हो गया, जिस दिन वो जागृत हो गया, जिस दिन उसका जो नैतिक, जो एक कहते ना कि एक हिम्मत उसकी जग गई, उस दिन इन लोगों की ये रहने वाले नहीं है। तो ये चाहते नहीं है ऐसा करना। तो इसके लिए मॉरल लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जब ये सब आंकड़े मिलेंगे, समाज में सिर्फ बलात्कार नहीं, हत्याएं और तरीके के उत्पीड़न, क्या कहते हैं, ये जो भी गंदे क्राइम्स हैं, वो बहुत लेवल पे कम हो जाएंगे, बहुत लेवल पे कम हो जाएंगे। और दीदी मैं एक थोड़ा सा ये कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, जो क्राइम है, ये रेप की बात है, कई लोग तो भूख से मर रहे हैं, उनको कौन पूछने वाला है? ठंड से मर रहे हैं, क्या उन लोगों का जीवन मूल्य नहीं है? क्योंकि वो गरीब है इसलिए उनका कोई मूल्य नहीं। बाहर आप विदेशों में देखो, कुत्ता तक मर जाता है, उसके लिए भी केस होते हैं, उसके लिए भी सजाएं हैं। यहाँ पे आप देखिए, मनुष्य मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला तक नहीं। तो ये सब हम सब समाज उत्तरदायी है जब तक एक प्राणी भूख से मर रहा है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे भूख की बात करूं कि मर कई तरीके से रहे हैं, मर तो मनुष्य रहा है ना। समाज पूरा एक हिला पड़ा है, गरीब तो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है। तो उसके लिए हम लोगों को कार्य करना है और हमें संगठित होना है। तभी मैं बार बार लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज संगठित होइए। जब तक नैतिक शक्ति एक साथ एकजुट नहीं होगी, अनैतिक से लड़ाई नहीं हो सकती है। Moral forces has to be united. Moral people must be united. Only then we can fight against immoral people, immoral powers. Otherwise we cannot. Please come and join PBI. प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा ये ध्येय है कि हमें एक होना है, एकजुट होना है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम लड़ नहीं सकते। हम तितर बितर है, हमें मार दिया जाएगा, हमें कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन हम कमजोर पड़ जाएंगे। जब तक हमारा बल एक साथ नहीं होगा, तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप आइए, जुड़िए और एक साथ आइए। बस दीदी मेरी तरफ से ये संघ शक्ति कल युगे, संघात्मक रूप से
संघात्मक शक्ति। है दीदी, हमारे पास समस्या का हल है, जड़ तक हल है। कई लोग इसको यूज करते हैं। मैंने देखा यूपी में मैं गई थी, संघे शक्ति कले युगे, बट है क्या तुम्हारे पास? तुमने यूज तो कर लिया है संघ स्लोगन, बट है क्या तुम्हारे पास? पीपीआई हैज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। इट्स नॉट अबाउट द मॉरल लीडरशिप, it's about the moral system, it's about the economic system. We have the complete solution which can take out all this, which can bring heaven in the earth. ये पूरा सॉल्यूशन पीबीआई के पास है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है। और ये कोई व्यक्तिवादी नहीं है दीदी, कि एक व्यक्ति आ गया और बस उसकी सरकार हो गई। व्यक्ति से कभी सरकार नहीं बनेगी। भगवान को भी अपने काम के लिए प्रकृति का साथ लेना पड़ता है, यानी सिस्टम का साथ लेना पड़ता है। तो सिस्टम होना बहुत जरूरी है, तो वह सिस्टम हम देंगे। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया उसके भरोसे, कल को व्यक्ति मर गया तो क्या करोगे आप? सिस्टम खत्म। तो व्यक्तिवादी सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें आर्थिक लोकतंत्र आएगा। राजनीतिक तंत्र, सिर्फ राजनीतिक आपके पास अधिकार नहीं होगा, आपके पास आर्थिक अधिकार होगा, आपको आर्थिक फ्रीडम मिलेगी। ये लोगों को समझना चाहिए। और इसके साथ साथ जब ये चीजें आएंगी, देखेंगे ये सब इंटरलिंक्ड है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। वो जो लड़की मनीषा वाल्मीकि, वो अछूत, मतलब जो आज हमारे समाज में माना जाता है, मेरे लिए तो मनुष्य सब बराबर है, उसके साथ ऐसा हीनियस क्राइम हुआ क्यों? क्योंकि वह समझते थे समाज में छोटे वर्ग की लड़कियां कुछ भी कर देंगे, राइट, है ना? तो इन लोगों की बुरी हालत क्यों है? गरीब भी है ना, गरीब को तो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, मतलब पीड़ित वर्ग है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये ऊपर से आएगा, ऊपर से सीधा नीचे जड़ तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच निधि। और ये जो भी सारी बातें हुई, उससे एक चीज निकल करके आई कि आज जो भौतिकवादी विचारधारा है, ये जो भोगवादी व्यवस्था है, जो भोगवादी प्रवृत्ति को प्रश्रय दे रहा है, जिसकी वजह से ये विकृत मानसिकता बन रही है जो समाज में व्याप्त है। अगर समाज को इससे मुक्त कराना है तो एक नए विचारधारा का आह्वान करना होगा, एक नव प्रभात का आवाहन करना होगा, जिसके रोशनी में ये समाज स्नान करके शुद्ध हो सके। अभी ये लॉकडाउन किसका सिचुएशन है? लॉकडाउन है, और ऐसे में आप जहां शराब के ठेके हैं, वहां देखिए 15-16 साल के लड़के शराब पीते, 15-16 साल से लेकर 18-19 साल तक के बच्चे, और भी जो है वो तो है, लेकिन ये बच्चे, ये टीन एज के बच्चे हैं, ये शराब पी करके नशे में धुत। ऐसे लोगों से आप कैसे सोच सकते हैं कि ये स्वस्थ मानसिकता का परिचय देंगे? तो क्या यहाँ दोष इन बच्चों का है? नहीं, इस व्यवस्था का है। सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन मुनाफा के लिए जो ये लाइसेंस देते हैं ये शराब के ठेकों को, या फिर इस तरह के जो जैसे सिगरेट, स्मोकिंग, गुटखा, इन सब चीजों को, इस पे रोक, आपने कहा कि रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल सही। दोष तो इस व्यवस्था का है जिससे ये विकृत मानसिकता जन्म ले रही है। इसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार कैसे है? कितनों को फांसी पे आप लटका दोगे? जब तक ये व्यवस्था ऐसी रहेगी, तब तक ये मानसिकता बनती रहेगी, किसको आप फांसी पर लटकाओगे? जरूरत है इस विकृत मानसिकता से समाज को मुक्त कराने की। और मेरी आप सबसे अपील है कि जो भी, जिनके अंदर भी थोड़ी नैतिकता बची हुई है, जिनकी थोड़ी अंतरात्मा जीवित है, आगे आइए और संघात्मक रूप से संघर्ष कीजिए। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की भोगवादी व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम कीजिए। बिल्कुल। नैतिकवादियों को, the moralists of the whole world should be united on the one platform, और तब हम कलेक्टिवली फाइट कर सकते हैं इन खराबियों, इन गंदगियों के पीछे, इन गंदगियों को साफ कर सकते हैं। ये जो विचारधारा है, ये जो भोगवादी विचारधारा है, जो इन सब चीजों का पोषण करती है, जो रूट कॉज है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और नई नैतिकवादी व्यवस्था का आह्वान करने की जरूरत है, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि कृपा करके ये जो भ्रमात्मक सेंटिमेंट है,
धर्मवाद का, तथाकथित जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, इससे ऊपर उठिए और मनुष्य बनिए और मनुष्य की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचिए। आप सब में, स्पेशली मैं महिलाओं से कहूंगी कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर कोई इस घटना से पीड़ित होता है तो उसके सर पर हाथ रखिए, उसको ह्यूमिलिएट मत कीजिए, उसके सर पर हाथ रखिए कि बिटिया तुम नहीं शर्मिंदा हो, शर्मिंदा ये पूरा समाज है जो इस विकृत मानसिकता को जन्म दे रहा है। हम शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा का भार वहन नहीं कर पाए, हम ऐसा माहौल नहीं बना पाए, और हमें शर्मिंदा ना होना पड़े इसलिए हम सबको समाज की दिशा एवं दशा तय करने में अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी। अब बहुत देर हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया। अगर अब हम नहीं संभलेंगे, अगर अब हम नहीं सोचेंगे तो समाज रसातल में चला जाएगा जिसमें हमारा भी हित नहीं है। हमसे समाज है और इसी समाज में ही हमारा श्रेष्ठ जीवन निहित है, समाज में रह करके ही। तो अपने हमारे कल्याण के लिए सोचिए। जब आप अपने ही कल्याण के लिए अगर सोचेंगे तो भी आप सोचेंगे कि किस तरह से इस समाज को इस विकृत मानसिकता से मुक्त कराया जाए, और इस विकृत मानसिकता के पोषक ये जो भोगवादी व्यवस्था है, ये जो भोगवादी विचारधारा है, इसके विरुद्ध संग्राम कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।